हेलो, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट दो बिहारी। इस पॉडकास्ट में हम बिहारी फूड, हिस्ट्री, कल्चर, माइथोलॉजी के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मिसेस प्रेम सिंह। वेलकम मैडम। धन्यवाद पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैडम एक वकील हैं और इनकी एक लॉ फर्म है विजया लीगल कंसल्टेंसी, जो फैमिली मैटर, प्रॉपर्टी एक्ट में स्पेशलाइज करती हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल सही। और आप कब से लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम 91 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 91 से। तो 91 उससे पहले आपने क्या पढ़ाई की? हम बीए, सिंपल बीए ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में करके उसके बाद एलएलबी किए, उसके बाद प्रैक्टिस ज्वाइन कर लिए। लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन है 81 का, लेकिन हम रेगुलर प्रैक्टिस में 1987 से है। ओके। और आप फिर पटना से ही हो? हम पटना से ही हैं। तो आपके पेरेंट्स कहाँ से हैं? मेरे पेरेंट्स लोग ओरिजिनली तो लोग नॉर्थ बिहार से थे, तब समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरे पिताजी का घर था और वहाँ से वो लोग आए थे। लेकिन मेरे काफ़ी दिन से, मेरे जन्म के पहले से लोग पटना में रह रहे थे और हम ऑल टुगेदर हम पटना ही में मेरा जन्म हुआ है। हम शुरू से अभी तक पटना में रहे हैं। पटना में मेरी शादी हुई और पटना में ही मेरा जीवन बीता है। तो आपका जन्म किस साल हुआ? मेरा जन्म हुआ है 1957 में। वाह, उस समय तो पटना बहुत ही अलग किस्म का शहर रहा होगा। उस समय में पटना, अगर सच पूछी तो उस समय पटना एक छोटा सा टाउन था। पटना को हम एक छोटे से टाउन से बड़े से शहर में विकसित होते देखे हैं। छोटा सा शहर था जहाँ पे कि रिक्शा से आप कहीं भी एक कोने से दूसरे जगह पहुँच सकते हैं। गाड़ियाँ बहुत कम हुआ करती थी। मेन चलने का साधन या तो लोग पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे। अच्छा, सबसे अच्छी बात उस समय की हम बताएंगे, मतलब जो विचित्र बात आपको सुन के लगेगा, उस समय साइकिल और रिक्शा दोनों को चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। और कहीं भी हम लोग अगर रिक्शा से जा रहे हों या कोई भी साइकिल से कहीं जा रहा हो, जैसे ही शाम होती थी वो लोग रुक के वहाँ पे उसमें लैंप जलाता था, नहीं तो पुलिस के पकड़ने का डर रहता था। एकदम सरकार की तरफ से था कि नहीं, अंधेरा होने पे आपको अपने साइकिल में और रिक्शा में लैंप जलाना है। तो ये कैसा लैंप होता था? कोई लालटेन जैसा होता था कुछ? लालटेन जैसा छोटा सा, वो साइकिल के आगे में या रिक्शा के आगे में एक लैंप छोटा सा लगा रहता था, उसको खोल के लालटेन जैसा उसमें तेल भरा रहता था, वो ओह। लोग लैंप जलाते थे। तो और ये कब की बात होगी? ये बात होगी 64 65, ये सब 57 में मेरा जन्म हुआ है, तो 4-5 साल के रहे होंगे, तभी तो मेरी याद उस समय की याद है कि हाँ उस समय की बात होगी। कहीं भी रिक्शा से जा रहे हैं तो शाम होते, तो मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि पटना उस समय में कितना छोटा सा शहर था, टाउन था इस तरह से। और कितनी छोटी छोटी बातें थी। हम लोग जहाँ पे रहते थे, गांधी मैदान हम लोग के घर के बिल्कुल करीब हुआ करता था, मतलब हम लोग वॉक करते हुए जा सकते थे। तो गांधी मैदान की बहुत सारी यादें हम लोगों के पास है कि उसमें गांधी मैदान कितना अच्छा हुआ करता था। हम लोग का घर छोटा सा था, तो हम लोग हर संडे को जाड़े के दिन में और गर्मी के दिन में शाम में गांधी मैदान हम लोग घूमने चले जाते थे कि धूप वहाँ पे लेना है। एक और बहुत अच्छा बात है उस समय का जो हमको याद है, वो गांधी मैदान के ठीक सामने एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, सोडा फाउंटेन। वहाँ का रसगुल्ला बहुत फेमस था। तो बड़ा, अभी वो रेस्टोरेंट है क्या? शायद उस नाम से है, लेकिन वो रेस्टोरेंट नहीं है, उसको जला दिया गया था 67 में हमको लगता है। मतलब बहुत ही फेड मेमोरी मेरी, अब उस समय का याद करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हमको याद पड़ता है उस समय में केवी सहाय की सरकार थी और केवी सहाय की सरकार से स्टूडेंट्स लोग का कुछ झगड़ा हुआ था, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब लेके इशूज़ पे। और स्टूडेंट्स लोग आके गुस्सा में उस सोडा फाउंटेन और उसके बगल में एक खादी ग्रामोद्योग भवन की बिल्डिंग थी, दोनों को जला दिए थे। ये गांधी मैदान के पास था? गांधी मैदान के पास, जहाँ पे एलिफिस्टन सिनेमा भी है, अगर आपको एलिफिस्टन सिनेमा देखें जहाँ पे, वहाँ पे वो सोडा फाउंटेन है, वहाँ पे शायद अभी गोकुल चल रहा है। और वो गोकुल रेस्टोरेंट है? गोकुल रेस्टोरेंट चल रहा है। सो तो सोडा हमारी बहुत फाउंटेन का फेवरेट खाना क्या था सबसे रसगुल्ला, अच्छा? रसगुल्ला रसगुल्ला वहाँ का बहुत फेमस था। सोडा फाउंटेन का बड़ा बड़ा ये रसगुल्ला। आप कब की बात कर रही हो? 60? 65 67 68, वो जला कब दिया उसको? शायद 67 68 में जला दिया गया है। तो बिहार शुरू से ही पॉलिटिकल हाँ, वायलेंस वायलेंस बिहार में रहा है। तभी तो यहाँ पे 1942 में आप देखते हैं कि शहीद स्मारक जो बना हुआ है वो स्टूडेंट्स लोग के ही कारण वहाँ पे हुआ था। तो स्टूडेंट लोग की सक्रिय भागीदारी यहाँ पे हमेशा से पॉलिटिक्स में रही है। बट ये बिहारी कल्चर ऐसे कैसे डेवलप हो गया कि जहाँ पे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो गए, बाकी जगह नहीं हुए इंडिया में? इसका कारण आप लोग जब स्कूल में थे तो उस समय
स्कूल में होता था पॉलिटिक्स या कॉलेज में जाने के बाद नहीं, होता था? कॉलेज में होता था। स्कूल में जाने में समय मेरे स्कूल का हमको नहीं याद है पॉलिटिक्स का। स्कूल में पॉलिटिक्स बस थोड़ी बहुत बात होती थी, लेकिन कॉलेज में अच्छा पॉलिटिक्स होता था। कॉलेज का जो आपने कॉलेज कब शुरू किया? पटना हम कॉलेज शुरू किए 73 में। और पटना यूनिवर्सिटी का जो इलेक्शन हुआ करता था वो काफ़ी मतलब मास लेवल पे बड़ा इलेक्शन होता था। इतने सारे कॉलेज थे पटना यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सब हर कॉलेज से कोई कोई खड़ा होता था और दिन भर कन्वासिंग वो पैम्पलेट्स का पूरा कॉलेज में भर कैनवसिंग का जाता। मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट्स मतलब जो कैंडिडेट हैं वो कॉलेज टू कॉलेज जाके अपना कैंपनिंग करते थे कि हाँ हमको वोट देना है, इस तरह का पूरा कैनवासिंग होते रहता था। काफ़ी प्रचार होता था, तो वो हमको याद है कि हाँ और कॉलेज में इलेक्शन होता था? इलेक्शन होता था। हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता था कॉलेज यूनियन का। हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता था, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी चुने जाते थे। और उस समय में एक और भी बहुत मतलब आप पूछे कि उस समय में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से इंटरेस्टेड रहते थे कि नहीं, तो उस समय में 75 में जेपी आंदोलन जो हुआ था 74-75 में, उस समय भी पटना के 75 या थोड़ा लेट हुआ था, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद हुआ होगा ना नहीं, जेपी उसके आंदोलन? पहले हुआ था। उसके पहले हुआ था जेपी। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी 77 में आया है, लेकिन जेपी आंदोलन की शुरुआत 75 में हुई थी। उसके बाद फिर वो उस समय आप कॉलेज में थी? उस समय हम कॉलेज में तो थे। क्या कारण था जेपी आंदोलन का? बस वही अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार के प्रति आक्रोश कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, टीचर नहीं आते हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जो अभी जो इशू है हमको लगता है वो सब इशू उस समय भी था कि भ्रष्टाचार है, लोग ठीक से काम नहीं करते हैं। लेकिन स्टूडेंट लोग का मेन मुद्दा रहता था अनएम्प्लॉयमेंट, कि लोगों को नौकरी चाहिए। उस समय स्वाभाविक है कि नौकरियां कम थी, उस समय में नौकरी बहुत कम थी, सरकारी नौकरी बहुत कम थी, प्राइवेट नौकरी का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उस समय में कोई यहाँ पे तो 70 ये 76 75 76 की बात है। 75-76 की बात उस समय बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं था, ऑफिसेज इंडस्ट्रीज कुछ नहीं, नहीं थी? इंडस्ट्री तो था, बरौनी में बरौनी रिफाइनरी था। उस समय पर बिहार और झारखंड साथ था, तो सिंदरी में सिंदरी फर्टिलाइजर था, हटिया था, टाटा रांची स्टील में होगा। टाटा स्टील था, इंडस्ट्री तो तो था। ये बिहारी ऑब्सेशन सरकारी जॉब से इतना ज़्यादा कैसे हो गया उस समय? पहले से ही था या 60 70s में शुरू हुआ? जब आप क्या? लोग स्कूल में थे तो आपके पेरेंट्स बोलते थे कि सरकारी नौकरी करना है, आपको इनकरेज वैसा करते थे? मेरे पेरेंट्स या सरकारी इन नौकरी जनरल कल्चर क्या था? जनरल कल्चर था कि नहीं, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए लोगों को। सरकारी नौकरी में एक सिक्योरिटी होती है कि चलो भाई एक फिक्स्ड इनकम आ रहा है, तो सरकारी नौकरी के प्रति लोगों का रुझान हमको लगता है शुरू से ही रहा है। स्टूडेंट्स इसी के लिए पढ़ते हैं कि नहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, एक बार सरकारी नौकरी मिल जाएगी लाइफ सेट हो जाएगा, चलो अपना जो मतलब बिहारी लोग को शुरू से काम करने में इंटरेस्ट नहीं रहा है? ऐसा करना, हम ऐसे बिहारी हो के हम कैसे कर सकते हैं कि बिहारी लोग का नहीं, काम लेकिन करने आप में- जैसे बोल रही हो कि सरकारी नौकरी मिल जाए फिर एक बार लाइफ सेट हो गया, इसका ये सरकारी मतलब? नौकरी में तो काम, अब सरकारी नौकरी में काम करने लोग नहीं नहीं, चाहते। गवर्नमेंट जॉब का तो मतलब ही है ना कि एक बार नौकरी ले लो Security। और फिर कोई निकाल नहीं सकता है, हाँ, काम कोई करो नहीं निकाल करो। नहीं। बस यही एक सिक्योरिटी रहती थी कि हाँ सरकारी नौकरी का तो ये बिहारी कल्चर इतना रिस्क एवर्स क्यों है कि हमेशा से सिक्योर? और ये तो आप मिडिल क्लास की बात कर रही हो, राइट? एजुकेटेड लोग, अनएजुकेटेड लोग को तो छोड़ ही दो, हाँ, जो uneducated पढ़े लोग, लिखे पढ़े लोग लिखे हैं लोग हैं। उनको भी था कि रिस्क नहीं लेना है, कभी बिजनेस नहीं करना है, कोई अच्छी प्राइवेट नौकरी नहीं ढूंढनी है, बस एक बार कोई नौकरी पकड़ लो और फिर बैठ के अपना। तो उस समय में हमको लगता है कि लोग बाहर, जैसे अभी स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उस समय में बाहर जाना नहीं चाहते, तो उस समय पेरेंट्स चाहते थे कि बच्चा पास में रहे। बहुत कम लोग जो काफ़ी एफिलेंट फैमिली से होंगे वो लोग अपने बच्चे को बाहर भेजना चाहते होंगे कि स्टेट से बाहर जाए, बाहर जाके नौकरी Okay. करे। अगर स्टेट में रह रहे हैं तो फिर जो नौकरी उपलब्ध है वही करेंगे। बिजनेस कल्चर बहुत कम था, उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए। बिजनेस कल्चर था मारवाड़ी में, जो मारवाड़ी फैमिली थे और पंजाबी फैमिली थे, वो लोग अपने बच्चों को बिजनेस में डालते थे कि हाँ बिजनेस कल्चर में जानते थे। जो और पैसे वाले थे पढ़ाई लिखाई में, वो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, उस समय डॉक्टर बनने का कल्चर, जैसे अभी इंजीनियर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस समय डॉक्टर के लिए लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। इंजीनियर कम था, डॉक्टर बने, टीचर बने, तो टीचिंग लाइन में लोग जाना पसंद करते थे बच्चों को डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर की पढ़ाई इतनी ये आसान तो नहीं थी। 70s की बात है। 70s की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 73 में हम स्कूल से निकले हैं। 73 से 75 तक हम ग्रेजुएशन किए, फिर 77 तक ग्रेजुएशन किए, 77 से 81 तक हम लॉ किए। तो ये उस समय का कल्चर यही था कि नहीं, लोग अपने बच्चों को चाहते थे डॉक्टर बनाए। लॉ कॉलेज में भी लॉ बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय लॉ का भी हमको लगता है कि शायद यही कल्चर है। नहीं, अब बदलाव आया है। उस समय में लॉ का कल्चर था कि अगर कहीं नहीं हो रहा है, हम डॉक्टर नहीं बन पाए,
टीचिंग लाइन में नहीं जा पाए, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अब लॉ कर तो लिए। आप लॉयर क्यों बने, क्योंकि आप डॉक्टर या टीचर नहीं बन नहीं पाए? नहीं, हम लॉ इसलिए कि मेरे चाचा लॉयर थे, हमको लॉ प्रोफेशन, लॉ का प्रोफेशन हमको बहुत अच्छा लगता था। हम अपने चाचा को देखे थे, वो इतने अच्छे बेसफुल लगते थे लॉयर बन के। जब उनको हम कोर्ट जाते देखते थे तो हम उनको काफ़ी इम्प्रेस थे। उस समय में हम लगता है कि उस समय 5th 6th में, उस समय में हम सोचे थे कि नहीं हमको लॉयर बनना है। और हम अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाके, मेरे पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम लॉयर बने, क्योंकि उनको लगता था कि ये प्रोफेशन काफ़ी टफ है, इसमें काफ़ी परेशानी आएगी, लड़कियाँ उसमें बहुत कम थी। लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके वो चाहते थे कि नहीं हम टीचिंग लाइन में जाए। उसके बाद हम लॉ प्रोफेशन ज्वाइन किए। तो ये आप 70s का पटना 70s के डिस्क्राइब कर पटना का रहे हो। डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जैसे मेरे जनरेशन में जब हम 90s में पर अपना स्कूल, मेरा स्कूल लेट 90s खत्म हुआ, उस समय कल्चर आ गया था कि हर बिहारी को बाहर ही जाना था 12th के बाद बाहर पढ़ाई जाना, करने, सब जो भी कुछ। अफोर्ड कर सकता था। हाँ बिल्कुल आपके बिल्कुल। समय में वो कल्चर था? मेरे समय में ऐसा कल्चर नहीं था, वो बताया ना, मेरे समय में उतना लोगों के पास पैसा नहीं था। एक पटना एक छोटा सा शहर था, सरकारी नौकरी में सैलरी बहुत कम थी, तो उस समय में लोगों में ये कल्चर नहीं था कि बच्चा को बाहर भेजो। आपके कॉलेज से या स्कूल से कितने लोग दिल्ली गए पढ़ाई करने, आपके पेयर ग्रुप में, मेरी जानकारी दोस्तों में तो में? किसी को नहीं देखे। मेरी जानकारी में जो मेरा सर्किल रहा होगा, मैं किसी को नहीं देखे कि वो पटना से बाहर पढ़ाई करने। जो लॉ 2-4 लोग जो मेडिकल लाइन में गए मेरे स्कूल के या मेरे कॉलेज से, वो लोग भी पटना ही से किया, पटना मेडिकल कॉलेज से की वो लड़कियाँ। बाहर मेरे नॉलेज में किसी को नहीं है कि वो पटना छोड़ के बाहर गई पढ़ाई करने में। तो ये कल्चर कब आया कि बिहार से लोग 12th के बाद बाहर जाने तो लगे? ये कल्चर हमको लगता है कि 75 में जो जेपी आंदोलन हुआ, हम्म। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा। उस समय में 1 साल कॉलेज, जेपी जो जयप्रकाश नारायण थे उनका था, स्टूडेंट से आह्वान था कि आप लोग 1 साल कॉलेज छोड़िए और मेरा साथ दीजिए, हम बिहार को बदल देंगे। ये तो वो कहना चाह रहे थे कि तुमको देखो नौकरी तो मिल नहीं रहा है, तो तुम पढ़ाई भी मत करो। नहीं, उनके कहने का ये मतलब था। ये उनका उद्देश्य नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ। इफेक्टिवली तो उन्होंने वही किया ना। Effectively नहीं, उसका परिणाम ये हुआ। उनका उद्देश्य ये नहीं था, उनका उद्देश्य था कि स्टूडेंट में बहुत शुरू से ही स्टूडेंट शक्ति जो है, उन लोग को अगर कहीं भी संगठित कर दिया जाए तो उन लोग से फिर जो चाहे करवाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग को अगर संगठित करने की शक्ति हो तो उन लोगों को कोई अच्छा नेता मिल जाए तो उनसे खराब काम भी करवा सकता है, अच्छा काम भी करवा सकता है। स्टूडेंट्स के पास उतनी अपनी समझ होती नहीं है। तो वो जयप्रकाश नारायण का ये उद्देश्य था कि नहीं, हमारा साथ दें, ये लोग, हम लोग मिल के बिहार को बदल देंगे। बिहार वो में पटना के अच्छा- थे जयप्रकाश पटना के नारायण? थे, पटना के थे। हम तो लोग उनका आंदोलन करने का मेन पर्पस क्या था, मेन गोल? स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स को बिहार को बदलना। उनका मेन पर्पस ये था कि बिहार को बदलना, बिहार के पॉलिटिक्स में सुधार लाना, बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। और वो चूँकि पटना के थे, पटना में देखते थे कितनी बेरोजगारी है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, बैठे रहते हैं लोग, तो इसलिए उनका मेन पर्पस यही था कि नहीं, स्टूडेंट लोग चाहते थे कि नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा करप्शन उस समय भी था, करप्शन अभी भी है, उस समय लगता था कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, लेकिन अभी का करप्शन लगता है कि 100 गुना करप्शन अभी बढ़ गया उधर के मुकाबले में करप्शन। तो उस समय में यही था कि नहीं, बेरोजगारी दूर करनी है, भ्रष्टाचार दूर करना है। तो ये 75 में शुरू हुआ, ये 75 में शुरू हुआ। और तो उसके बाद से कॉलेज की हालत खराब होने लगी। उसके बाद पढ़ाई सेशन, चूँकि 1 साल एग्जाम्स नहीं हुए, सेशन लेट होता चला गया, लगातार सेशन लेट होता चला गया 1 साल। तो उसके कारण लेट हुआ कि नहीं, और उसके बाद दूसरा मतलब 1 साल के बाद परीक्षाएं हुई। उसके बाद फिर कुछ कारण से कभी टीचर, मतलब स्टूडेंट्स, हमको लगता है कि उसके बाद पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटर कर गए वो लोग। अब वो उसका प्रभाव हुआ, जैसे अभी आप सुनते हैं लालू यादव के बारे में, लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी जिनकी डेथ हो गई, ये सारे लोग पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर रहे हैं। तो ये लोग अपने समय में स्टूडेंट्स को, पॉलिटिक्स को पूरा मतलब जिस तरह से चाहे बर्बाद करना था। नहीं, वो लोग तो उद्देश्य, वो लोग का निश्चय ही अच्छा रहा होगा, लेकिन उस समय से यहाँ पे पढ़ाई बर्बाद होने लगी। और फिर 80s आते आते सेशन लेट होने लगा। 80s आते आते सेशन ये लेट कल्चर कब शुरू हुआ कि 12th के बाद बिहार से बाहर जाना शुरू कर दो? ये कल्चर हमको लगता है कि 90s मतलब 88-89 में शुरू हुआ होगा कि नहीं, यहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं रह गई है, सेशन यहाँ का लेट होता है, पढ़ाई का स्तर भी बहुत नीचे गिर गया है। तो स्कूल के बाद अब है कि स्कूल में तो उतना पैसा नहीं था लोगों के पास, और उतने छोटे बच्चों को बाहर भेजा नहीं जा सकता था। तो नेचुरली है कि 10th या 12th के बाद हुआ कि नहीं, बच्चों को बाहर भेजा जाए, बाहर की पढ़ाई अच्छी है। दिल्ली के बारे में लोग सुने कि हाँ भाई, दिल्ली में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, दिल्ली से लोग, वहाँ पे बहुत सारा ये कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर का कल्चर उस समय बढ़ा। तो इस ज़माने में जब आप बात कर रहे हो 70s या 80s की भी, या जब आप 70s कॉलेज में थी, उस समय ये यूपीएससी IAS कल्चर था बिहार में?
था तो यूपीएससी नहीं, जैसे अभी बिहारी लोग हैं अभी कि है कि 20-20 बहुत साल तक ज़्यादा, आईएएस हाँ। का तैयारी कर रहा है। नहीं, अभी है कि बिहार में बहुत ज़्यादा, और बिहार से निकल भी रहे हैं लोग हाँ, अगर यूपीएससी। 1 करोड़ लोग लिखेंगे तो 100 लोग तो हाँ, निकलेंगे ही। नहीं तो भी उस समय में इतना नहीं था, इतना उस समय में ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर इसका ये ज़्यादा था कि नहीं, इंजीनियर उस समय में इंजीनियरिंग का क्रेज बहुत था कि नहीं इंजीनियर बनना कब की है बात कर लड़का। रहे हो आप? 70s 80s का जो समय था कि नहीं लड़का को इंजीनियर बनना आपके समय 70s में डॉक्टर और था। 80s में इंजीनियर। हाँ, जैसे 70s में डॉक्टर का और उसके बाद 80s में इंजीनियर का, कि इंजीनियर, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज हमको लगता है कि काफ़ी खुलने लगे होंगे बाहर में, दूसरे स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने लगे हुआ कि भाई वहाँ से वो लड़का इंजीनियरिंग करके आया, उसको तुरंत नौकरी मिल गई। इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा कि भाई इतना पैकेज है, आपको ये तो नहीं सोचा था कि 5 लाख का पैकेज, इतना अगर पूछा जाता कि सैलरी कितनी है तो 5 लाख का पैकेज है, सोचता था कि वो 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है ना, जो तो ये कोई दिमाग नहीं लगाता था कि 5 लाख मंथली है कि पर एनम है। जो जनरल माँ बाप थे वो सोचते कि 5 लाख बच्चा कमा रहा है ना, बहुत अच्छा बच्चा को इंजीनियर तो बनाना है। 5 लाख मंथली तो उस समय कोई नहीं कमाता हाँ, था इंडिया में, मंथली किसी कोई के नहीं साथ। कमाता। हम एक उदाहरण दिए छोटा सा कि वो कंसेप्ट जो आदमी सोचता था ना, पैकेज पूछता था कितने कोई कितना सैलरी मिल रहा है, तो जिसके बच्चे इंजीनियरिंग करके आए हैं इंजीनियर हैं तो बहुत प्राउड से कहता था कि हाँ। ये कब की बात कर रहे हो आप? 80s की। 80s में 5 लाख सैलरी हो गई थी हम एक पैकेज? उदाहरण दिए, हो सकता है 2 लाख हो 3 लाख हो, हम एक जस्ट हम्म। एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमको नहीं इतना याद है कि कितना रहा, हम एग्जाम्पल देने की, अगर 2 लाख भी सैलरी बोल रहा है तो 2 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना, हाँ, कि हाँ। 2 लाख का पैकेज है, ओ बच्चा को इंजीनियर बनाना चाहिए, चलो भाई जैसे भी डोनेशन देके इंजीनियर बना दो, एक बार इंजीनियर बना दो उस पूरे समय घर का। आईआईटी का क्रेज आ गया था बिहार में। हाँ, आईआईटी का, इंजीनियरिंग में तो सबसे पहला नाम आईआईटी का ही था। लेकिन आईआईटी बहुत सब, आईआईटी करना भी तो आसान नहीं था, आईआईटी बहुत टफ हुआ करता था। हमको लगता है 3 लेवल पे आपको ज़्यादा जानकारी होगी कि आईआईटी के लिए पहले प्रिलिमिनरी दो, फिर टेस्ट दो, फिर इंटरव्यू दो, और ऐसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं हो गया एडमिशन, कंप्लीट कर गए तो ठीक है, नहीं तो उस समय डोनेशन वाले कॉलेज हमको लगता है बहुत खुले होंगे। बिहार में? साउथ में नहीं, नहीं बिहार में नहीं, साउथ में, साउथ से जो आया कि हाँ वहाँ पे कॉलेज बहुत खुले इंजीनियरिंग के, तो पेरेंट्स को लगता था कि वो चलो कुछ पैसा करके बच्चों को एक बार कॉलेज में भेज दो, इंजीनियर बन जाए, उसके बाद तो फिर घर का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो उस समय इंजीनियरिंग का कल्चर ये बहुत लेट 80s अर्ली लेट 90s। 80s के बाद है। उसके बाद जब 90s में हमको लगता है 90s के बाद या तो 2000 आते आते उसके बाद बच्चों, बिहार के बच्चों में रुझान शुरू हुआ कि यूपीएससी कंप्लीट करना है, वो आईएएस। लोग आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उस चीज़ की लोग कोशिश करनी थी। हमको लगता है कि 2000 आपके पेयर ग्रुप से उस समय कोई आईएएस कोई नहीं, कल्चर नहीं था? कोई आईएएस का कल्चर नहीं था। बीपीएससी लोग जाते थे, कुछ लोग बीपीएससी जाते थे, तो बीपीएससी लेकिन जो सरकारी नौकरी फिर उस समय इतना ऑब्सेशन था, वो यूपीएससी नहीं था, वो बिहार गवर्नमेंट का जॉब बिहार था। गवर्नमेंट का जॉब क्योंकि था कि बिहारी को बिहार से बाहर नहीं जाना हाँ, है। बिहार को उस समय में ऐसा नहीं था कि बिहारी को बिहार से बाहर जाना है, जाते होंगे, बहुत कम लोग जाते होंगे। हाँ, select few। तो बीपीएससी कंप्लीट करते थे, बीपीएससी में जो भी नौकरी थी, बीपीएससी में बहुत सारी नौकरी होती थी, इस लेवल इस लेवल इस लेवल का, तो वो लोग करते थे, डीएसपी बने, हाँ, जो हाँ। गए रेवेन्यू सर्विस, जो भी बिहार गवर्नमेंट की बिहार जॉब है। गवर्नमेंट का भी जो सर्विस था वो सब है। उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन का एग्जाम होता था, उसके कारण सेक्रेटरीट में क्लर्क वगैरह की जो नौकरी निकलती थी, वो सबका क्रेज बहुत ज़्यादा था। बैंक उस समय पीओ का भी क्रेज बहुत था, वो तो हम भूल गए। पीओ का क्रेज मेरे ज़माने में बहुत था, सब लोग पीओ बनना चाहता था, और मेरे जान पहचान से, मेरे ग्रुप से भी लगता है 8-10 लोग पीओ बने होंगे। तो उस ज़माने में पीओ का क्रेज बहुत था कि बैंक की सर्विस लोगों को बहुत अच्छी लगती थी 70s। 70s में, 70s 80s में, तो पीओ के लिए लोग कोशिश करते थे। और तो लेकिन ये जब जेपी आंदोलन आया तो उस समय क्या पटना काफ़ी बदल गया होगा, एजुकेशन सब कुछ आपको याद है उसके बारे में क्या, कि उन्होंने क्या बोला था, कैसे लोग मोटिवेट हुए स्टूडेंट्स? तो बड़ी बड़ी जनसभाएं होती थी, उनका भीड़ बहुत जुटती थी। बताया ना कि यहाँ स्टूडेंट्स ऐसी शक्ति है कि आप उसको जिस तरह से मोड़ दीजिए, एक बार उसको इन्फ्लुएंस कर दीजिए तो वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो जब स्टूडेंट्स इतने इन्फ्लुएंस कैसे हुए, क्योंकि उस समय स्टूडेंट डिससेटिस्फैक्शन बहुत हाई था। बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि करप्शन और बेरोजगारी दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था 70s में। कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है, जो कि अभी भी है, और बेरोजगारी बहुत है, सब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो भाई चलो ये दो मुद्दा है, ये दो मुद्दा को आगे लेके जयप्रकाश आए कि नहीं बिहार में। अच्छा, उस समय और भी बहुत सारी समस्याएं रही होंगी, बिजली नहीं थी लोगों के पास, शहर था लेकिन बिजली बहुत कम रहती थी। 70s में जैसे पटना में पावर कट होता था। पावर कट तो होता था, पावर उस समय बहुत सारे मोहल्ले में बिजली नहीं थी, तो पावर कट तो होता ही। उस समय में एक, अभी जैसे साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार, ये सब, उस समय में एक पटना को बिजली सप्लाई करने के लिए केवल पेशू था, पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, तो वो बिजली देता था। तो बिजली तो हमको लगता है कि उस समय सब मोहल्ले में बिजली नहीं होगी, जो छोटे मोटे मोहल्ले होंगे। हम लोग जहाँ रहते थे कदम कुआं में, वहाँ पे थी बिजली,
लेकिन सब मोहल्ले में बिजली नहीं होगी। उस समय पटना ग्रो कर रहा था, एक छोटा सा टाउन था, स्ट्रीट लाइट इतना नहीं था, इसलिए साइकिल और रिक्शा पे लैंप जलाना जरूरी था, क्योंकि स्ट्रीट लाइट इतना ज़्यादा नहीं था, बिजली नहीं थी सरकार के पास। तो इसलिए अगर आप साइकिल से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, गाड़ियाँ बहुत कम थी, तो इसलिए आपको अंधेरा होते ही अपने साइकिल में और अपने रिक्शा में लैंप जला लेना जरूरी है, नहीं तो अंधेरा पे एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो वो कंपल्सरी उसके लिए लाइसेंस देना पड़ता था। तो नेचुरली कि बिजली कम थी उस समय, इतना बिजली नहीं था, तभी तो ये सब प्रावधान किया गया था। और 70s में फिर पटना के, जैसे आपने बोला, कदमकुआं में बिजली थी, तो और डेवलप्ड एरियाज कौन से थे 70s के पटना के? सबसे डेवलप्ड एरिया कदमकुआं था, कंकड़बाग डेवलप्ड हो रहा था, राजेंद्र नगर था, फिर कदमकुआं के एकदम ठीक बगल में राजेंद्र नगर था, वो डेवलप था। कंकड़बाग डेवलप नहीं हुआ था, तो कंकड़बाग डेवलप हो रहा था। उस समय में ज़्यादा कंकड़बाग में खेत था, कुछ लोग मकान बना रहे थे, तो लोग को बिजली जरूर मिलती होगी उस समय में कंकड़बाग का हुआ, लेकिन कंकड़बाग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। और फिर डेवलप्ड एरिया में जो अशोक राजपथ की का जो इलाका था, पटना यूनिवर्सिटी, जहाँ पटना यूनिवर्सिटी है, मतलब उधर का जो भी इलाका है, गोविंद मित्रा रोड, मखनिया कुआं, वो सब मतलब अच्छा एरिया माना जाता है, सेंट्रल पटना, हाँ कमर्शियल एरिया। और तो उस समय बिजली थी, वो सब अच्छा एरिया माना और जाता था। पटना हाई कोर्ट से, और दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट से उधर, चूंकि जितने गवर्नमेंट पटना हाई कोर्ट से दूसरी तरफ उधर सेक्रेटेरिएट था, तो उधर तो भाई गवर्नमेंट राजभवन है, सेक्रेटेरिएट है, चीफ मिनिस्टर हाउस है, तो उधर तो अच्छी व्यवस्था रहेगी, क्योंकि वो सब सरकारी एरिया था, वो सब जगह थी। लेकिन फिर उसके आगे निकल जाने पर, अगर हम लोग उससे आगे चले जाते हैं, बेली रोड वगैरह डेवलप हो रहा था, उस समय बेली रोड डेवलप नहीं हुआ था। बोरिंग रोड, बोरिंग रोड भी हमको नहीं लगता है कि बोरिंग रोड का, हमको आइडिया नहीं है, नाम बहुत कम सुनते थे बोरिंग रोड का। आप लोग कभी जाती थी उस तरफ, बोरिंग रोड की तरफ? कभी भी बहुत, हम लोग को तो मौका ही नहीं मिलता था कि बोरिंग रोड की आप कुछ ज़रूरत ही नहीं। हम लोग उस समय में अगर हम लोग को कुछ भी खरीदारी करनी हो, कहीं भी जाना हो, तो दो बड़ा मार्केट हुआ करता था, पटना मार्केट अशोक राजपथ पे था, और अथवा मार्केट जो कदमकुआं में था। तो बस उस समय में खरीदारी के लिए दो बड़े अभी जो मॉल का कल्चर आया है, उस समय वो सुपर मार्केट की तरफ हुआ करता था कि एक कैंपस में आपको जाइए, बहुत सारा सामान मिल जाएगा, जिस तरह की खरीदारी करनी है, टेलरिंग, क्लॉथिंग, जो भी एक्सेसरीज वगैरह जो भी लेना है, तो ये दो मार्केट तो उस समय, और दूसरा मार्केट नहीं आया था। बोरिंग रोड, कंकड़बाग, ये सब फिर बाद में 70s के बाद हमको लगता है सब धीरे धीरे 80s में डेवलप हुआ है। और जैसे पटना में सिनेमा हॉल का कल्चर कब आया? उससे पहले क्या आप लोग बचपन में सिनेमा देखती थी, या कुछ प्ले, ये सब का कल्चर ज़्यादा था? प्ले हम लोग बहुत देखते थे, वो हम बताना चाहते हैं कि अभी हम यूएस गए थे, अपनी भतीजी के पास गए थे, तो वहाँ पे लोग प्ले कल्चर को कितना ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, कि वो प्ले होता है तो देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, कि मतलब प्ले देखना, थिएटर देखना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। उस समय में पटना में थिएटर कल्चर बहुत था। कब? 70s 60s? 70s तक हमको याद है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉल में हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम होते रहता था, थिएटर होता था, हम लोग देखने जाते थे। मेरे पिता चूँकि इसमें मेडिकल दवाई मेडिसिन लाइन से एसोसिएटेड थे, इसलिए उनको पास मिलता था, और हम लोग वो देखने जाते थे, तो बहुत अच्छा अच्छा वहाँ पे थिएटर होता था, और काफ़ी अच्छा लगता था देखने में। उस समय में सिनेमा, हम लोग सिनेमा बचपन में, तुमको याद नहीं कि सिनेमा कभी कभी हम लोग देखते थे, जैसे हरिश्चंद्र तारामती आया होगा तो हम लोग परिवार के साथ देखने गए होंगे कि वो ये सिनेमा आया है, मेरे पापा हम लोग को दिखाए होंगे। नहीं तो 60s में हम लोग सिनेमा कल्चर हमको कुछ याद नहीं है किस, लेकिन हमको थिएटर का बहुत याद है कि थिएटर हम बहुत देखते थे। और हम लोग के स्कूल में भी, हम 73 में स्कूल से निकले हैं, स्कूल के हर एनुअल फंक्शन में 2-4 थिएटर रहता ही तो था। ये कल्चर कब खत्म हो गया थिएटर का, स्कूल में या इन जनरल सिटी में? हमको लगता है 80 आते आते 70। सिनेमा तो हॉल तो था ही, ये बात नहीं कि सिनेमा हॉल, लेकिन सिनेमा कब पॉपुलर हुआ और थिएटर फिर कब बंद हो गया? अगर सिनेमा, अब इसका सही कारण तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको लगता है कि सिनेमा जैसे जैसे पॉपुलर होते गया, या थिएटर। अच्छा, एक दूसरी बात थी कि थिएटर से जुड़ने वाले में बंगाली समुदाय बहुत था, बंगाली कल्चर में बहुत, वो लोग मतलब कि संगीत, थिएटर, ये लोग, वो लोग को काफ़ी शौक है, वो लोग काफ़ी जुड़ते थे। तो बंगाली समुदाय यहाँ से धीरे धीरे निकलने लगा, वो लोग बाहर जाने लगा। ये माइग्रेशन कब शुरू हुआ ये बंगालीज माइग्रेशन का? हमको लगता है कि 90 में शुरू हुआ। 90 में ज़्यादातर बंगाली परिवार लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। उसके बाद थिएटर का जो वो कल्चर था एकदम खत्म हो गया। किसी को थिएटर, बिहारी को लगता नहीं, बिहारी लोग थिएटर करते हैं, वो जो गाँव में होता है, किनके नाम पे, भिखारी ठाकुर के नाम पे, वो वाला गाना बजाना वाला थिएटर, वो लोग थिएटर है, या फिर बहुत सारा नाच वाच जो होता है वो सब करते हैं। लेकिन थिएटर कल्चर मेन बंगाली लोग की देन है, हमको जहाँ तक लगता है। और बंगाली लोग जैसे जैसे निकलते गए, या उन लोग की रुचि खत्म होती गई, वो लोग बाहर माइग्रेट। 90 में तो ज़्यादातर बंगाली जो अच्छे परिवार थे, वो लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए। अच्छा अच्छा, उन लोग को बड़ी बड़ी कोठी हुआ करती थी। कदमकुआं में तो बहुत सारे बंगाली थे,
लेकिन सब अपना धीरे एक जैसे बहुत पहले मैंने बुक पढ़ी थी पटना रफ कट, हाँ उसका उसमें ऑथर 70s में कदम 60s आई थिंक 70s में कदम को मैं ग्रो अप किया था। तो उस बुक में ये बहुत था कि बंगाली कम्युनिटी जो बंगाली फैमिलीज थी वो कैसे थिएटर ऑर्गेनाइज करती थी, या उनके फिल्म क्लब्स होते थे, हाँ वो तो फॉरेन सिनेमा दिखाते थे, या उनकी पार्टीज होती थी, डांस इवनिंग्स होते थे। तो उस समय तो उस बुक को तो पढ़ के आप बोलेगा कि कल्चरली पटना 70s में बहुत ही डेवलप था, हाँ बहुत डेवलप और था। 90s में तो बर्बादी हो गया। बर्बाद 19 में एकदम, मैंने बंगाली लोग किया है तो रुचि किसी कारण से उन लोगों को कहीं परेशान किया गया होगा या कुछ भी, तो उन लोग की जैसे ही उन लोग का थिएटर से रुचि खत्म हुआ। हम कदम कुआं में रहते थे, कदम कुआं में कांग्रेस मैदान हुआ करता था, बहुत बड़ा मैदान है। उसके बगल में एक क्लब था, उस क्लब में तो बहुत सारे लोग खेलने जाते थे, बच्चों लोग को खेलने का था, काफ़ी सुविधाएं थी। और हमको याद है कि हम उससे बहुत बच्चे थे, 8 या 9 साल के होंगे, हर वीक पे वहाँ पे सिनेमा दिखाया जाता था। हम अपने बड़े भाई के साथ वो देखने जाते थे, बड़ा सा दीवार पे वो प्रोजेक्टर लगा के और सिनेमा दिखाया जाता था, उसमें विदेशी फिल्में भी दिखाई जाती थी, तो वो हमको याद है। तो उस समय में जगह जगह पे क्लब बने हुए थे, लेकिन उसमें किसी ने कोई बंगाली का हाथ रहता था। बिहारी लोग को हमको लगता नहीं है कि उन लोग को इस तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा रुचि रही है। अच्छा, आपने स्कूल की बात हम बताया, मेरा स्कूल भी बंगाली समुदाय से गाइडेड था, वो ब्रह्म समाज का स्कूल था, और उसके जो संरक्षक थे वो डॉक्टर घोषाल, उस समय के बहुत फेमस डॉक्टर थे वो थे। तो वहाँ पे बंगाली कल्चर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हमको याद है कि मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा थिएटर दिखाया होता था। हर फंक्शन पे, एनुअल फंक्शन हो, सरस्वती पूजा तो मनाया नहीं जाता था क्योंकि ब्रह्म समाज का स्कूल था, वहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन कुछ भी अगर इस तरह का फंक्शन हो तो वहाँ पे थिएटर जरूर, 2-4 प्ले तो होता ही था। तो इसमें लेकिन बंगाली लोग का योगदान है, बंगाली लोग को सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ में हमको लगता है कि ज़्यादा रुचि रही है, तो उन लोग का योगदान रहा है। तो जैसे विक्रम सेठ जो आप बुक पढ़ रही हैं, विक्रम सेठ, हाँ ये भी बंगाली है राइट? नहीं नहीं, ये तो बंगाली नहीं है ना, हमको तो लगता है कि ये पंजाबी है सेठ। Okay. हाँ ये पंजाबी हैं, अभी हम इनकी किताब पढ़ रहे थे, और सबसे अच्छा लगा हमको ये पढ़ के कि विक्रम सेठ अपना बचपन पटना में गुजारे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जान के अच्छा लगा कि नहीं लोग कहता तो है ये पंजाबी थे तो पटना कैसे आ गए? पंजाबी थे तो पटना, इनकी माँ जो थी पटना हाई कोर्ट की प्रैक्टिसनर थी, और वो इसलिए पटना हाई कोर्ट की प्रैक्टिसनर थी क्योंकि उस समय उनके फादर यहाँ पे बाटा कंपनी के मैनेजर थे, और बाटा कंपनी में विक्रम सेठ के फादर? विक्रम सेठ के जो फादर थे, तो उनके फादर जहाँ जहाँ जाते थे माँ साथ साथ रहती थी। तो जब वो पटना में रहे, उनका पटना में दीघा में बहुत बड़ा बाटा कंपनी का फैक्ट्री है, अभी भी है? अभी भी है, और काफ़ी बड़ा मकान है वहाँ पे जिसमें कि ये रहते थे। उस मकान को बाटा कंपनी ले ली, वो मकान किसी दूसरे का था, क्या पता, डच शैली में बना हुआ मकान है, काफ़ी सुंदर मकान है, सुने उसके बारे में, पढ़े हैं। अभी ये किताब में हम पढ़ रहे थे उस मकान के बारे में, पटना ही के बारे में किताब आई है, उसमें पढ़ रहे थे कि वो डच शैली का बना हुआ बहुत बड़ा मकान है, जिसमें पहले कुछ बिजनेस, कोई अंग्रेज आके उसमें बिजनेस अपना किए, बाद में वो किसी बिहारी को बेच दिए और फिर उससे बाटा कंपनी खरीद ली। तो विक्रम सेठ के पिताजी उसमें रहते थे एज ए मैनेजर, वो मैनेजर के लिए वो मकान जो है मैनेजर के लिए, जो भी मैनेजर रहेगा वो उसमें रहेगा, मैनेजर का क्वार्टर हो गया। तो विक्रम सेठ वहाँ रहते थे, उनकी माँ उनकी माँ पटना हाई कोर्ट में लॉयर थी, लीला सेठ, उनकी माँ पटना उनकी बहुत, और बाद में वो हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस बनी, पहली महिला चीफ जस्टिस बनी वो पूरे देश में। और उसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, वहाँ से रिटायर करके वो लॉ कमिश्नर। तो विक्रम सेठ ने बचपन पटना में बिताया? बचपन पटना में बिताया था, सेंट माइकल स्कूल में पढ़ते थे और अपना बचपन पटना में बिताया। तो जैसे सेंट माइकल स्कूल तो आप लोग के घर से बहुत दूर हो गया? बहुत दूर था, मैंने उसको पटना से बाहर समझा जाता था उस जमाने में। तो विक्रम सेठ चूंकि दीघा में रहते थे और सेंट माइकल स्कूल दीघा में है, तो इसलिए वो जो दीघा का इलाका है जिसको अभी पटना हम लोग कहते हैं, वो दानापुर में आता था, और पहले पटना और दानापुर को अलग समझा जाता था। तो आप लोग बचपन में कभी सेंट माइकल्स या दानापुर कभी नहीं आते होंगे उस तरफ? नहीं, दानापुर बचपन में जाते थे क्योंकि मेरी मौसी वहाँ पे रहती थी, तो दानापुर कभी कभी बस से, गांधी मैदान से बस, ऐसे कोई पटना से कोई जाता नहीं हो जिसको कोई काम नहीं है तो वो दानापुर, क्योंकि दानापुर एकदम अलग था, वो एक दूसरा अलग शहर ही हो गया, अलग वो शहर हो गया था, छोटा सा, पटना से थोड़ा छोटा दानापुर शहर था। अब है कि दानापुर पटना का पार्ट हो गया है, लेकिन उस समय दानापुर एक अलग शहर था और दीघा दानापुर में आता था, इसलिए तो ये बगल में रहते थे तो सेंट माइकल में पढ़ते थे। तो सेंट माइकल जितने बड़े बड़े स्कूल हैं अभी के, सेंट माइकल, लोयला और ये नोट्रेडम, बॉस्को, नोट्रेडम, सब दीघा इलाके में आते थे, सब हम लोग के तरफ से। मतलब जो हम लोग जिस पटना में रहते थे उस समय में उसके लिए ये जिसको हम प्राइवेट स्कूल कहेंगे, 2 अच्छे स्कूल थे, लड़कियों के लिए कॉन्वेंट जो अशोक राजपथ में था, और लड़कों के लिए सेंट जोसेफ, ये सेंट जेवियर,
जो गांधी मैदान के पास है। तो ये 2 अच्छे स्कूल थे लड़के और लड़कियों के लिए। लेकिन उस समय सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। पाटलिपुत्र उस समय का सरकारी स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल था, नामी स्कूल था। फिर दयानंद स्कूल जो मीठापुर में हम काफ़ी दिन रहे, तो वहाँ का दयानंद स्कूल, अगर पुराने समय के पटना के अच्छे स्कूल सरकारी स्कूल की बात की जाए तो दयानंद हाई स्कूल, दयानंद बॉयज़ गर्ल्स दोनों था, ये मिलर हाई स्कूल, पाटलिपुत्र हाई स्कूल, और मेरा स्कूल था रविंद्र बालिका विद्यालय, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल। इस स्कूल का बहुत नाम था। इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी जो है, आई थिंक वेदांता कमाली। हाँ, वो इसका मिलर हाई स्कूल से पढ़ा हुआ है, और वो अपने स्कूल के लिए सबसे खुशी होती है तब जब ये सुनते हैं कि अपने स्कूल के लिए काफ़ी कुछ करते रहता है। स्कूल को जब भी ज़रूरत पड़ती है, स्कूल के लिए ये बनवाना है, स्कूल को कुछ ज़रूरत है, स्कूल को रिनोवेशन की ज़रूरत है, वो हमेशा स्कूल को अपने जो स्कूल के प्रति उसका जो ग्रेटिट्यूड है उसको वो अपना के पे करते रहता है कि नहीं, स्कूल के लिए हमको कुछ करना है। ये बहुत अच्छी बात। तो ये पटना में जैसे जब हम स्कूल में थे उस समय तो सरकारी स्कूल का लेवल बहुत खराब हो गया था। हाँ, उस समय तक तो ये कब खराब होना शुरू हुआ कि आप लोग के साथ सरकारी स्कूल अच्छा था? हाँ, सरकारी मतलब गवर्नमेंट स्कूल, राइट? गवर्नमेंट स्कूल अच्छा था। तो क्या फिर कब ये फेज कब आया कि गवर्नमेंट स्कूल खराब हो गया, लोगों ने प्राइवेट स्कूल प्रेफर करना शुरू कर दिया, जो भी अपने बच्चों को भेज सकता था? हमको लगता है कि दोनों साथ साथ चला। एक हुआ कि जब पटना बढ़ने लगा, लोगों के पास पैसा आने लगा, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना एक स्टेटस सिंबल हो गया। जिनके पास ही पैसा आया वो सोचते थे कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाएं। वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। और पटना वालों ये कब होगा? 80s? हाँ, 80s में। हम एक आप नोटिस कीजिएगा बिहारियों के बारे में, बिहारियों को नकल करने की बहुत आदत है कि अगर दूसरा कुछ कर रहा है, मैंने उन लोगों को अपना स्टेटस दिखाने की बहुत आदत है कि हम अपने स्टेटस को शो करें। सिंप्लिसिटी उन लोगों को पसंद नहीं है कि जो भी है उसको एकदम अच्छे से शो करें। तो हमको लगता है कि उस समय में एक स्टेटस सिंबल बन गया। जिनके पास थोड़ा पैसा है कि अपने बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे तो सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड धीरे धीरे टीचर भी धीरे धीरे जब कमने लगा, जो पढ़ के निकले अच्छे सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर तभी ना होंगे कि जब अच्छे लोग पढ़ के निकलेंगे सरकारी स्कूल ज्वाइन करेंगे। जो लोग पढ़ के निकले उनका रुझान हो गया कि इंजीनियरिंग करना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, ज़्यादा पैसा चाहिए। सरकारी स्कूल में उस समय तो उतना पैसा था नहीं, तो सरकारी नौकरी हम सरकारी टीचर क्यों बनने जाएँ। तो फिर टीचर अच्छे नहीं मिलने लगे, टीचर अच्छे नहीं मिले तो सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड खराब होने लगा। तो एक तो हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज नहीं रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, और जो निकल रहे हैं पढ़ के अच्छी तरह वो टीचिंग लाइन ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं। तो ये बिहार से मास माइग्रेशन जो है, जब बिहारी लोगों ने पढ़ाई के बाद या नौकरी करना बाहर जाना शुरू कर दिया, बिहार छोड़ना, एजुकेटेड क्लास का, पढ़े लिखे लोगों का, ये कल्चर कब शुरू हुआ? ये कल्चर मेनली शुरू हुआ 90 में। इसका तो मेन कारण है 90 से लेके 2000 तक ये कल्चर बहुत ही ज़्यादा हुआ कि नहीं अब हमको बच्चों। बट ये तो अभी भी है, ऐसा नहीं कि अब नहीं हो गया। अभी भी है। अब चूंकि एक बार शुरू हो गया तो फिर शुरू हो गया नहीं। अब है कि लोगों में हो रहा है कि नहीं हम फिर बिहार की ओर लौटें। अभी कुछ लोग ऐसा अभी पढ़ने को मिलता है, मीडिया में से जानने को मिलता है कि नहीं अब बिहार के तरफ, जैसे आप हैं कि आप बिहार के पहले आपको रुचि नहीं थी, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं बिहार के लिए हम कुछ करें, बिहार की जो खराब छवि हो गई है वो अच्छी हो। तब लोगों में फिर ये चीज़ आ रही है कि नहीं बिहार को हमको प्रमोट करना है। लेकिन 90 से 2000 तक का जो समय था, लोगों को कि नहीं बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, बिहार का कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, हमको अपने बच्चे को बाहर भेजना है। और सबसे बड़ा कि बिहार में कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी, तो कानून व्यवस्था नहीं है, लोग अपने आप को अनसिक्योर फील करने लगे थे। इसीलिए जो मारवाड़ी समुदाय, पटना का जो कल्चर था, आपको भी पटना के बारे में पुरानी किताब पढ़िएगा तो उस समय वहाँ पे मारवाड़ी, बंगाली, पंजाबी सब लोगों का मिला जुला कल्चर था, सब लोग मिल के रहते थे, आपस में लोगों में काफ़ी मेल जोल था। लेकिन धीरे धीरे वो लोग बाहर निकल गए, उससे कि अब कोई बिहार में हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, सब अपने अपने नेटिव जगह लौट गए। और जो बिहार के लोग थे उन लोगों को इतनी मतलब ये नहीं था कि हम बिहार को कुछ करें, देखिए चलो भाई यहाँ बिहार सिक्योर नहीं है, हम लोग बाहर जाके अपना करें। तो आप लोग जैसे जब स्कूल में थे या कॉलेज में भी थे, तो उस समय आपके मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी, बंगाली दोस्त थे, सब दोस्त, और बाकी जगह से भी लोग रहते थे, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, महाराष्ट्र से? साउथ इंडिया महाराष्ट्र से नहीं थे। मेनली जो हम लोग के स्कूल में या हम लोग के कॉलेज में मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स तो बिहारी भी हो सकते हैं, बंगाली भी हो सकते हैं। मुस्लिम तो बिहारी भी हो सकते हैं, बंगाली भी हो सकते हैं। और बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या काफ़ी अच्छी है और मतलब काफ़ी मिलजुल के रहते थे। मेरी खुद की 3-4 मुस्लिम दोस्त थी और काफ़ी अच्छा हम लोगों का संबंध था। और पंजाबी थे, बंगाली मेरी दोस्त थी, पंजाबी मेरी दोस्त थी, मारवाड़ी मेरी दोस्त थी। काफ़ी अच्छा मिला जुला कल्चर था और सब लोग सब
ये रविंद्र बाल का विद्यालय जो था वो सरकारी तो स्कूल उन था। लोग उस समय जैसे ये पंजाबी हुआ या मारवाड़ी हुआ, उन लोग अपने आप को बिहारी समझता था या उन लोग बोलता था कि हम लोग बाहर से, हम लोग बस रह रहे नहीं, ऐसा हैं? तो कुछ, ऐसे तो कुछ हमको याद नहीं है ऐसा तो कुछ उन लोग भी। अपने आप को बिहारी समझता था। हाँ, बिहार में रहता था, बिहारी समझता था। लेकिन 90s में जब से लॉ एंड ऑर्डर लॉ खराब एंड हुआ, ऑर्डर खराब लगा उन तो लोग को सोचे- टारगेट करना शुरू किया गुंडा लोग, तो वो तब लोग उन लोग चले मूव गए। आउट करना शुरू हाँ, किया। वो लोग सोचे कि नहीं अब यहाँ पे हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते, मतलब एक आम धारणा लोगों के मन में रह गई कि नहीं बिहार सुरक्षित नहीं रह गया हम तो लोग के ये लिए। धारणा तो सही थी ना? हाँ, धारणा सही थी, खासकर जो बिजनेसमैन थे ये वो लोग से कि मतलब जो भी अगर बिहार में उस जमाने में कारण कुछ भी रहा हो, अगर कुछ भी गुंडागर्दी बढ़ी या लॉ ऑर्डर में जो कमी आई तो उसको उसके लिए पैसा चाहिए था। जो असामाजिक तत्व थे उन लोगों को पैसा चाहिए था, तो पैसा वो लोग किससे वसूलते? बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन थे उससे पैसा वसूलते। बिजनेसमैन कौन थे? मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, पंजाबी बिजनेसमैन थे। वो लोग देखे कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस करना हम लोग के लिए सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग चलो बाहर मूव कर जाए। तो वो लोग धीरे 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 तो बाहर मूव करने पे जहाँ पे उनका नेटिव विलेज होगा, जहाँ पे उनके कुछ रिश्तेदार हो गए, वहीं पे ना मूव करते। नई जगह पे तो लोग मूव नहीं कर सकते थे। चलो भाई लोग कोई दादा परदादा वहाँ पे रह रहे हैं, पिताजी के भाई जैसे रह रहे हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर है बिहार के, अच्छा बिहार के नहीं है वो, 7 साल तक एक बहुत बड़ी कंपनी कैंपस उतरा। अच्छा उसके फाउंडर है, उसके दादाजी मारवाड़ी हैं, वो लोग बिहार में उसके दादाजी आके बसे थे। वो 7 साल तक पटना बिहार के गांव में रहे थे। फिर उनके पिताजी पे गोली चल गई। अच्छा। ये 90s की बात है। कुछ ऐसे ही बिजनेस में उन लोग पैसा लेना चाह रहे थे, उनका बिजनेस था। और फिर पूरी फैमिली, दादाजी पिताजी, वो बैंगलोर मूव कर गए और अभी वो एक इंडिया का बहुत ही बड़ा स्टार्टअप चला रहे हैं। तो ऐसा था कि जो लोग बिहार से हैं, उन्होंने भी बिहार में स्टार्टअप नहीं किया, बाहर जाके किया। उस समय तो चलो स्टार्टअप वर्ड ही नहीं था, हाँ, उस समय बट बिजनेस उन्होंने बिहार से बाहर जाके किया क्योंकि बिहार में हालत इतनी खराब हो गई थी। हाँ, बिहार 90s में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी थी और कोलैप्स कर बिजनेसमैन, गया था। हाँ, एकदम कोलैप्स कर गया था। और बिजनेसमैन को हमेशा डर रहता था कि मेरा बिजनेस कभी भी छीन जाएगा, कभी भी मेरा सारा चीज ले लिया जाएगा। तो उन लोग के पास जो था, जिस दाम में उन लोग मिला, अपना प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपना बिजनेस, वो लोग पैसा लेके अपना तो बाहर आप लोगों ने कुछ सस्ते में खरीदा उस समय जब फायर सेल हो रहा था? नहीं, हम लोग तो नहीं खरीदे। हम लोग उस समय तो 1 करोड़ का चीज 10 लाख में मिलता उस होगा। समय में काफी सस्ता में मिल सकता था। हम लोग चूंकि 81 में मेरी शादी हो गई, तो 80 के पहले हम उतनी स्थिति खराब नहीं थी। और 81 में जब शादी हो गई तो हम लोग के पास अपना घर था, अपना जमीन जायदाद था। और हम लोग इस समाज को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग उतने डरपोक है भी नहीं कि किसी के डर से हम लोग चले जाए। नहीं हम लोग नहीं, हम मुकाबला तो करने बोल रहे वाले हैं कि खरीदने के लिए। हाँ, नहीं तो खरीदने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास खुद का था, तो हम लोग खरीदने की तरफ ध्यान नहीं दिए। तो जैसे अभी तो आपने इतना 70s का पटना बताया, और फिर जैसे 70s 80s में बिहार और पटना थोड़ा कल्चरली वाइब्रेंट था, मल्टी अच्छा, एक कल्चरल पटना था। का हम और एक चीज बताना चाहेंगे, चूंकि कल्चरल की बात चल रही है कि पटना में कल्चरल स्कोप कैसा था। तो उस समय पटना में फ्रेजर रोड में भारत कॉफी हाउस हुआ करता था। वहाँ पे जितने साहित्यकार थे वो लोग एक तरह से, ये कब की बात है? 70s की बात कर रहे होंगे, क्योंकि हम उसमें 66 67 तक हम लोग वहाँ जाते थे। वहाँ का डोसा बहुत फेमस था, वो साउथ इंडियन चलाता था कोई, तो वहाँ का डोसा और कॉफ़ी, ये 2 चीज़ वहाँ का बहुत फेमस था। और हम लोग के पापा वहाँ पे हम लोग को ले जाते थे डोसा खिलाने, क्योंकि डोसा उस समय बहुत कम जगह बनता था, क्योंकि साउथ इंडियन डिश से बिहार में उस समय इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। तो भारत कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी और डोसा मिलता था। और मेरे पापा चाहते थे कि हम लोग भी उस चीज़ को खाएं, देखें, जानें, तो हम लोग को हमेशा ले जाते थे। तो वहाँ पे बड़े बड़े साहित्यकार, आप इनका नाम सुने होंगे, फणीश्वरनाथ रेणु का नाम सुने होंगे, बिहार से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो वहाँ पे उनकी कहानी पे तो फिल्म ही बनी है। हाँ, उनकी कहानी पे फिल्म भी बनी है, तीसरी कसम फिल्म बनी है। उसकी कहानी का नाम है मारे गए गुलफाम। उस पे तीसरी कसम बनी है। शम्मी कपूर है। हाँ, दिनकर बिहार के थे। तो बड़े बड़े जो साहित्यकार थे वो लोग भारत कॉफी हाउस से मिलते थे, साहित्य पे चर्चा करते थे, देश की राजनीति पे चर्चा होती थी। ये सब हम देखे नहीं है, मैंने उस समय हम सुनते थे कि हाँ, आज पेपर में हम लोग पढ़ते थे कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ, आज ये हुआ। तो उस समय ये कल्चर था साहित्य। लेकिन उस समय भी बिहारी बात करने में बहुत क्लेवर थे, काम कुछ नहीं करना था, लेकिन ऐसे मिलके चर्चा करना है कि ये करना है। ये लगता है कि ये सम्राट अशोक के समय से बिहार में कल्चर है। बिहार में ये कल्चर है कि हाँ, कि बस बात करा लो। बात ज्यादा करो, काम कम करो। जबकि होना चाहिए कि काम ज्यादा करो, बात कम करो। हमको लगता है कि बिहारियों की विशेषता है कि लोग बात ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग बात ज्यादा कर रहे हैं। हम लोग अगर कुछ काम करने के लिए सोचे तो ज्यादा फायदा होगा बिहार का, लेकिन है तो हमको लगता है कि बिहारियों में कल्चर ज्यादा है। और सो गोइंग फॉरवर्ड, जैसे आपने पटना 60 से 57 से अभी तक देखा है, वही ना बोले कि पटना को हम टाउन से सिटी में बदलते देखे हैं। अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट 10 साल में क्या बदलाव आएगा पटना में?
कभी ऐसा हो सकता है कि पटना 70s टाइप वापस कल्चरली एक्टिव हो, या अब जो बर्बाद हो गया है बहुत मुश्किल है सुधार पाना? अब जो बर्बाद हो गया बहुत, क्योंकि उस चीज़ पे हमको लगता है लोगों का इंटरेस्ट, हालांकि नहीं, कालिदास रंगालय अभी है, प्रेमचंद्र रंगशाला है, मतलब थिएटर की जहाँ तक बात चल रही है, जो आज का युवा है वो लोग थिएटर में रुचि ले रहा है। हमेशा कालिदास रंगालय में और यहाँ पे कुछ कुछ प्रोग्राम होता रहता है, वैसा नहीं है, लेकिन वो जो मिक्स कल्चर था ना, बंगाली का बिहारी का, वो लोग का कल्चर था ना, हाँ, वो अब आना हमको लगता है कि मुश्किल हो गया है। अब जो ज़्यादा चीज़ हो गया है वो है कि कल्चर के साथ साथ कैसे प्रॉफिट हो, मतलब कल्चर के बढ़ावा के साथ लोग मनी ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए, बिजनेस ज़्यादा। उस समय में बिजनेस बिल्कुल नहीं था, उस समय था कि नहीं, कल्चर को बढ़ावा देना है, कल्चर को आगे बढ़ाना है। वो तो आई थिंक पूरे इंडिया में हुआ है, बस बिहार में स्पेसिफिकली पूरे इंडिया में ये चीज़ हो गई है अभी। तो अब है कि वो समय तो लौट आना मुश्किल हमको लगता है कि वैसा होगा, लेकिन बिहार प्रोग्रेस कर रहा है, अभी तो प्रोग्रेस करेगा ही। आप ऑप्टिमिस्टिक हो बिहार को लेकर? अरे हम तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। क्यों, आपका रीजन क्या है ऑप्टिमिस्टिक होने का? हर चीज़ में ये ऑप्टिमिज्म कहाँ से आ रहा है? ऑप्टिमिज्म आ रहा है कि नहीं, हर तरफ देखते कि नहीं बिहारी बहुत अच्छा कर रहा है। बाहर पहले जाता था कि अच्छा करके बाहर चला जाता था, अब है कि पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, लोगों को देखते हैं, जैसे आपसे बात करके देख रहे हैं कि नहीं, अब बिहारी चाह रहे कि नहीं बिहार भी हमारा अच्छा बने, बिहार में भी, यहाँ पे भी, जैसे आपसे कभी कभी बात होती है, आप बताते हैं कि नहीं यहाँ पे ये स्टार्टअप चल रहा है, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, तो कि नहीं ये स्टार्टअप खुल रहा है, बिहार के लिए नया नया इनोवेशन लोग कर रहा है। तो इस तरह से चल के हमको लगता है कि नहीं बिहार आगे समय में काफ़ी अच्छा होगा। बिहार के प्रति थोड़ा सा यहाँ पे करप्शन हट जाए, और किसी के बारे में हम कुछ ऑफेंसिव बात नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में थोड़ा सा सुधार हो जाए तो बिहार हमारा बहुत अच्छा करेगा। लेकिन ये जो आप, बिकॉज हम भी यूजुअली पॉलिटिक्स से बात करते नहीं हैं, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो राजनीति में सुधार, जो भी हमारे नेता हैं, राजनेता हैं, ये यूपी से थोड़ी आए हैं, अमेरिका से। वही तो कर रहे हैं, यही ये से तो आए बिहारी हैं, है बिहारी से आए हैं ना, तो इसके तो लिए ये तो बहुत इजी वे है कि बिहारी अपने नेता को ब्लेम कर देते हैं कि हमारे नेता खराब हैं, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि भाई नेता तो हमारा ही बिहारी है। हाँ बिहारी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो युवा लोग आ रहे हैं वो बिहार की राजनीति में रुचि लें, सोचे कि राजनीति खराब चीज़ नहीं है। लोगों के मन में है कि उफ राजनीति तो बहुत खराब चीज़ है, राजनीति में जाना मतलब अपना लाइफ बर्बाद करना। तो नहीं, आप राजनीति में लाइफ बनाने के लिए मत जाइए, राजनीति में बिहार बनाने के लिए जाइए। अगर अच्छे लोग राजनीति में जाएंगे तो राजनीति सुधरेगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोच समझेंगे। और जो कम अभी राजनीति में आप देखिएगा तो क्या है, ज़्यादातर लोग जो है, मोस्टली नहीं हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, राजनीति में घुस गए हैं। लेकिन अगर पढ़े लिखे युवा राजनीति में जाएंगे तो राजनीति की छवि सुधरेगी, राजनीति की छवि सुधरेगी तो बिहार सुधरेगा। तो इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा मतलब आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है बिहार के बारे में कि नहीं बिहार का अच्छा, बिहार का पुराना गौरव जरूर लौटेगा। बिहार हमेशा से गौरवशाली रहा है, और बिहार का अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़िएगा, अगर आपको साहित्य में रुचि होगी तो इनकी आचार्य चतुर्सेन की लिखी हुई एक कहानी है वैशाली की नगर वधू, उसमें पाटलिपुत्र का बिहार, मैंने पूरे बिहार की वो कहानी है, बिहार पे आया है एक। लेकिन बिहार का इतिहास तो है ही, बिहार का लेकिन वर्तमान, हाँ तो वर्तमान वही तो कर रहे हैं ना कि वर्तमान अब सुधर रहा है। बीच में वर्तमान बहुत खराब हो गया था, वर्तमान अब सुधर रहा है, और उसको फिर से सुधारने की लोगों में अब इच्छा हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं कि नहीं बिहार को, तो ऐसा बात नहीं है कि बिहार नहीं सुधरेगा। लोगों में रुचि आ रही है, जागरूकता आ रही है, लोग अब बिहार में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो बिहार के बाहर भी रहने वाले हैं और उनको बिहार के बारे में कुछ न्यूज़ पता चलता है तो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं बिहार कुछ करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसे आप अनिल अग्रवाल की बात अभी हम लोग किए, कोई जिस स्कूल में पढ़े हैं वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं, लेकिन अभी भी उनको है कि नहीं हम अपने स्कूल के लिए कुछ करें। तो वैसे जो भी लोग हैं बाहर निकल रहे हैं, अगर वो इस चीज़ में रुचि लेके नहीं भाई हम जहाँ से अब निकले हैं, जिस स्कूल से निकले हैं, जिस कॉलेज से निकले, उसके लिए हमको कुछ करना है, तो धीरे धीरे अगर एक आदमी एक चीज़ को भी सुधार करता है, सोचिए कितना सारा सुधार आ जाएगा। इसके लिए ये नहीं कि हम सरकार पर निर्भर रहे कि नहीं सरकार वो सुधार करें, हम अपने स्तर पे जो सुधार कर सकते हैं तो फिर बिहार वो तो बहुत सही बात है कि आप अपने स्तर पे जितना कर सकते हैं, अपने स्तर पे जो सुधार कर सकते हैं तो ये तो फिर देखिए बिहार को बदलते देर नहीं लगेगी। थैंक यू मैडम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था, स्पेशली आप जो 70s आपने 60s 70s का पर्सपेक्टिव दिया। ख़त्म करने से पहले 1-2 मिनट आप थोड़ा अपने प्रोफेशन के बारे में बताना चाहेंगी? मेरे प्रोफेशन में भी वो स्थिति है, मेरे जब हम प्रोफेशन अपने ज्वाइन किए थे तो उससे मेरा प्रोफेशन अच्छी स्थिति में था, इतना डिटेरेशन नहीं था। 20 का जो फेज आया वो प्रोफेशन में काफ़ी डिटेरेशन हो गया। वक्त जो एडवोकेट्स आए, मतलब ये कहना नहीं चाहिए हमको, ये कहना मेरे लिए शर्म की बात होगी, लेकिन हम ये बात बहुत खुले रूप से कहते हैं कि जो मेरा जनरेशन था
मेरे जनरेशन के जो लोग थे वो हर चीज़ में बहुत खराब किए। अपने जहाँ पे भी गए, प्रोफेशन में जिस रूप में भी गए, ज़्यादातर लोग करप्ट वही लोग किए। अभी जो नया जनरेशन आ रहा है, मेरे प्रोफेशन में भी हम देख रहे हैं, जो नए जनरेशन को जेएम लोग आ रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो लोग। और लोग है कि वो लोग मजबूरी में नहीं आ रहे हैं मेरे प्रोफेशन में। मेरा जो समय था उसमें लोग इस प्रोफेशन में आते थे कि कहीं से कुछ नहीं हुआ, जैसे कहीं से कुछ नहीं हुआ तो राजनीति में चले गए, तो पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाए तो चलो लॉ ज्वाइन कर लो। लेकिन अब वैसी बात नहीं रह गई है। तो अब अभी का समय जो आगे आ रहा है प्रोफेशन के लिए, अभी कुछ जो लोगों को देखते हैं, युवा लोगों को, वो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये नहीं कि बस क्लाइंट से पैसा लेने के चक्कर में क्लाइंट का काम हो या नहीं हो। वो लोग का मेन पर्पस रहता नहीं कि क्लाइंट का काम हो, मेरा रेपुटेशन बढ़े, जुडिशरी का ऑनेस्टी आपको लगना पड़ रही है। ऑनेस्टी बढ़ रही है। जो नए लोग आ रहे हैं वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा हैप्पी नोट पे अपने पॉडकास्ट एंड किया कि एटलीस्ट न्यू जनरेशन ऑफ बिहारी इज न्यू ऑनेस्ट जनरेशन ऑफ बिहार, हम तो बहुत काफ़ी खुश हैं न्यू जनरेशन ऑफ बिहार से, वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। चलिए, परफेक्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। सब लोग बिहार के लिए हम लोग एकजुट हों, बिहार के लिए अच्छा काम करें, तो हम लोग का बिहार जरूर आगे बढ़ेगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर करें। और जैसे मैडम ने बताया क्या, सोडा फाउंटेन के बारे में, हाँ, सोडा फाउंटेन, अगर आप में से किसी ने भी कभी भी सोडा फाउंटेन में कुछ खाया हो, भारत कॉफी हाउस, सोडा या भारत फाउंटेन। कॉफ़ी हाउस, तो उसकी क्या मेमोरी है, आप प्लीज़ कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।